हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी दे दिया है और वीडियो भी दे दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दोस्तों, लॉ ऑफ डाइमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चैपमैन के अनुसार दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे, चैपमैन के अनुसार कोई वस्तु जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास होती है, उस वस्तु के लिए हम उतने ही कम इच्छुक हो जाते हैं। दोस्तों, चैपमैन ने बताया कि कोई वस्तु जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास होती है, उस वस्तु के लिए हम उतने ही कम इच्छुक हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके घर पे रोज़ एक ही सब्जी बन रही, मान लीजिए आपके घर पे रोज़ पनीर बन रही है और लगातार आपको पनीर ही रोज़ बना के मिलेगा दोस्तों, तो आप लोगों के मन में उसके लिए खाने की इच्छा कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि कोई वस्तु जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास होती है, उस वस्तु के लिए हम उतने ही कम इच्छुक हो जाते हैं, अथवा उतनी ही कम अतिरिक्त इकाइयाँ चाहते हैं, मतलब हम उसे उतने ही कम चाहने लगते हैं। कोई वस्तु जैसे आप मान लीजिए रोज़ एक ही सब्जी को खा रहे हैं, तो उसे रोज़ खाते-खाते आपका इच्छा उसे खाने के लिए कम हो जाएगा। तो वही इस सिद्धांत में बताया गया है दोस्तों, इस नियम बताया गया है कि कोई वस्तु जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास होती है, उस वस्तु के लिए हम उतने ही कम इच्छुक हो जाते हैं। सर्वप्रथम गोसेन ने इस नियम का प्रयोग किया था। गोसेन दोस्तों, सर्वप्रथम इस नियम का प्रयोग किया था गोसेन ने। इसीलिए दोस्तों, इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम दोस्तों, एग्जाम पूछ सकता है कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है। तो आप लोग लिख देंगे, कोई वस्तु जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास होती है, उस वस्तु के लिए हम उतने ही कम इच्छुक हो जाते हैं। यही है गोसेन का नियम। चलिए देखते हैं दोस्तों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। नहीं तो दोस्तों, इसको मैं आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से दिखा देता हूँ। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को मैं आप लोग ग्राफ के माध्यम से दिखा दूंगा। पहले आप लोग दोस्तों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निकालने का एक फार्मूला है, TUN-TUN-1। तो इसको मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ, मतलब अभी मैंने लिखा है, अभी आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए उपभोग की इकाई 1 है और उपयोग की कुल उपयोगिता जो है वह 40 है। उपयोग की इकाई 1 और उपयोगिता 40 है, तो दोस्तों सीमांत उपयोगिता भी 40 ही हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए उपयोग की इकाई 2 है और उपयोगिता 70 है। तो दोस्तों, फार्मूला भी मैंने आप लोग बताया कि TUN-1। तो 70 में से 40 घट जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा 30। तो आ जाएगा 30। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी होगा, 90 में से 70 घट जाएगा, तो आ जाएगा 20। अब दोस्तों 100 में से 100 घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 में से 100 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर 90 में से 100 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -10। और 70 में से 90 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -20। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 40, 30, 20 यहाँ पर अभी दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर जो मान दोनों बराबर हो गया और यहाँ पर माइनस में जा रहा है। तो इसको मैं आप लोग ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा, तो ग्राफ के माध्यम से आप लोग देखिएगा। मैंने एक ग्राफ बना लिया समझने के लिए दोस्तों, सिर्फ मैं ग्राफ बना रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, फ़ोन थोड़ा हिल रहा है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसका जो मान था 40 था, फिर 30 आया था, फिर 20 आया था, फिर 10, फिर 0। तो दोस्तों, जब 1 पर था तो 40 पे यहाँ पे हो जाएगा, और जब 2 पर था तो यहाँ पर हमने ले लिया है, 3 पे था तो यहाँ पर ले लिया, और 4 पे है तो दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये घटते हुए क्रम में नीचे आया है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है वह प्लस में है, और यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट दोस्तों 0 हो गया है, और इससे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में आ गया है। दोस्तों यह इसका ग्राफ हो जाएगा। और चलते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। तो पहला देखेंगे उपभोग के क्षेत्र में।
उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। मांग का नियम उपभोक्ता की बचत नियम बचत की नियम, सीमांत का नियम आदि नियम इस नियम में आधारित है। मतलब दोस्तों जो उपभोग क्षेत्र होता है, इसे मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत का नियम, सम सीमांत का नियम, जितने भी नियम है दोस्तों ये सब उपभोग क्षेत्र में आ जाएंगे। मतलब सम सीमांत क्षेत्र के नियम से ही उनका भी क्षेत्र होगा। अगले चलते हैं, देखते हैं उत्पादन के क्षेत्र में इसका महत्व देखते हैं दोस्तों। उत्पादन की मात्रा एवं विविधता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। मतलब दोस्तों जब हम उत्पादन करेंगे तो वहाँ पर उत्पादन की मात्रा और विविधता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होगा। अगला है विनिमय के क्षेत्र में। विनिमय के क्षेत्र में भी दोस्तों सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व रहेगा। विनिमय से दोनों पक्षों की तुष्टि गुण का लाभ होगा। विनिमय दोस्तों दो लोगों के बीच में होता है। पहली बात यह है कि दो पक्षों के बीच में विनिमय होता है, तो विनिमय से दोनों पक्षों के तुष्टि गुण का लाभ होगा और यह तुष्टि गुण ह्रास नियम पर आधारित होता है। यह जो तुष्टि गुण होता है वह ह्रास नियम पर आधारित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सीमाएं, इसकी सीमा क्या है। तो उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाई का उपयुक्त आकार न होना। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप लोग मान लीजिए गोलगप्पा खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई अलग साइज का होता है, कोई अलग आकार का होता है, कोई तीखा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई मीठा हो जाता है। तो दोस्तों वह जो है वह सीमांत उपयोगिता आज के नियम में नहीं आएगा। मतलब यदि उसका आकार और उसके जो कार्य हैं दोनों सेम रहेंगे तब दोस्तों वह सीमांत उपयोगिता आज नियम का के अनुरूप में आएगा। अगला है वस्तु के कार्यों का प्रयोग निरंतर न किया जाना। मैंने दोस्तों आप लोग को बताया कि इस परिभाषा में भी दिया गया है कि कोई वस्तु जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास होती है उस वस्तु के लिए हम उतने ही कम इच्छुक जाते हैं। मतलब दोस्तों कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हम लोग गोलगप्पा खा रहे हैं, रोज रोज खा रहे हैं, तो दोस्तों उसे खाने की इच्छा कम हो जाएगी। लेकिन यदि कभी कभी खा रहे हैं तो इच्छा कम नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें यदि रोज निरंतर उसका कार्य न किया जाए तो यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का पालन नहीं करेगा। अगला है उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना। यदि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा तो भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का पालन नहीं करेगा। अगला है वस्तु की सेवा की उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने पर। जैसे दोस्तों एक लोग हैं, कोई चीज़ है, एक लोग खा रहे हैं और उसमें एक लोग और आ गए तो उसमें भी इस नियम का पालन नहीं होगा। अगला है विचित्र तथा दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह के संबंध में। अब आप कोई विचित्र वस्तु या वस्तुओं का संग्रह करते हैं या किसी दुर्लभ वस्तु का संग्रह करते हैं तो उसमें भी सीमांत उपयोगिता नियम ह्रास नियम का उल्लंघन होगा। मतलब इसका पालन नहीं करेगा। और अगला है शक्ति संचय दिखावटी शान शौकत के संबंध में। मतलब दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो बहुत पैसे वैसे वाले हैं वो सब मतलब गन उनको लेकर चलते हैं, तो दोस्तों वो उनका शौक होता है, तो उसमें भी ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का पालन नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। किसी देश का राष्ट्रीय आय साधारणतः वहाँ एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग होता है, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग की गई मशीन एवं पूंजी गिरावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त नेट इनकम को जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतया वहाँ एक वर्ष में उत्पादित, मतलब एक वर्ष में वहाँ जो भी उत्पादन होगा उसमें वस्तु और सेवा का जो मूल्य होगा उसका योग होता है, जिसमें से वस्तु और सेवा के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई जो मशीन होती है और पूंजी की गिरावट होती है उसको घटा दिया जाता है, और तथा जो विदेशों से प्राप्त नेट इनकम होता है उसे जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इसी का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व। राष्ट्रीय आय का महत्व क्या क्या है। लोगों के जीवन के स्तर के बारे में ज्ञान। मतलब दोस्तों राष्ट्रीय आय लोगों को जीवन के स्तर के बारे में ज्ञान देता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों से लोगों के रहन सहन के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की वृद्धि से प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि होने से देश के नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए भारत में भी औसत प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होने के कारण
देशवासियों का जीवन स्तर विश्व में निम्नतम है। अगला है आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। अगला है आर्थिक उन्नति का तुलनात्मक अध्ययन। अगला दोस्तों आर्थिक नियोजन का महत्व। अगला है देश के आर्थिक कल्याण का सूचक। अगला है आय के वितरण का अनुमान। दोस्तों मैं इसकी विशेषता भी बता देता हूँ आप लोगों को कुछ, और मैंने लिखना भूल गया है इसको। राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषता दोस्तों, राष्ट्रीय आय किसी देश की वार्षिक शुद्ध आय होती है। मतलब दोस्तों जो राष्ट्रीय आय होती है किसी देश की वार्षिक शुद्ध आय होती है। राष्ट्रीय आय का मापन एक निश्चित अवधि जो प्रायः 1 वर्ष होता है उसके लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वे समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका विनिमय मूल्य होता है, परंतु प्रत्येक वस्तु एवं सेवा की गणना केवल एक बार ही की जाती है। इसकी गणना में विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय गणना करते समय देश से विदेश जाने वाली शुद्ध आय और राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ राष्ट्रीय आय की विशेषता थी। 4 से 5 मैंने राष्ट्रीय आय की विशेषता बताई। इसके बाद दोस्तों देखते हैं पूंजी अर्थव्यवस्था। पूंजी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार और नियंत्रण होता है तथा सभी आर्थिक क्रियाएं निजी हित के लिए किया जाता है, जिससे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधन पर, जैसे दोस्तों आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं अपने खेत में, मान लीजिए आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं, उस पर आपका निजी व्यक्ति जो होता है उसका अधिकार होगा और उसी का नियंत्रण होगा। वो जब चाहे तब काटेगा, जब चाहे तब उसे पानी देगा, और वो जब उसमें जो क्रिया करेगा तो वो अपने निजी हित के लिए करेगा, क्योंकि उससे उसी को लाभ होगा, और उसमें जो है सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसे लिखना कैसे आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार और नियंत्रण होता है तथा सभी आर्थिक क्रियाएं निजी हित एवं लाभ के लिए किया जाता है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम दोस्तों आप लोगों ने मांग का नियम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी मैं इसमें इसी वीडियो में मांग का नियम ही बता दूंगा। वाटसन के अनुसार यह मांग के नियम का विपरीत होता है। मांग के नियम का विपरीत होता है। मांग के नियम में क्या होता है दोस्तों, मांग के नियम में होता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग की कीमत घट जाती है और वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं मांग के नियम को भी बता दूंगा। अभी आप लोग पहले पूर्ति का नियम देख लीजिए। पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब दोस्तों इसके लिए जो भी सीमाएं होंगी वो सब समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है, मतलब वस्तु की कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत घटने से घट जाती है। तो दोस्तों इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे दोस्तों निजी संपत्ति, उद्यम की स्वतंत्रता, उपभोक्ता प्रभुत्व, लाभ का उद्देश्य, प्रतियोगिता, बाजारों और कीमतों का महत्व, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। तो दोस्तों इन सभी के बारे में उतना विस्तार से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, आप लोग पूर्ति के नियम को जान लीजिए बस। अब दोस्तों चलते हैं आगे, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मांग का नियम क्या है। पहले आप लोग देख लीजिए मांग। मांग किसे कहते हैं, वस्तु की वह मात्रा जो दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है, मांग कहलाती है। वस्तु की वह मात्रा जो दिए गए कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है वह मांग कहलाती है। अब मांग का नियम देख लीजिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ती है। वस्तु की कीमत घटेगी दोस्तों, आप लोग कभी देखते होंगे कि वस्तु की कीमत घट जाती है, मतलब जैसे आलू अभी मान लीजिए 20 रुपये किलो है तो 10 रुपये किलो हो जाता है, तो कुछ लोग होते हैं कि खरीद के पहले ही घर में रख लेते हैं। तो वही दोस्तों मांग का नियम है कि वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है। और पूर्ति में क्या होता था दोस्तों, वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ती थी और वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की मांग घटती थी। अब देखते हैं मांग की लोच। मांग की लोच किसे कहते हैं,
किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है, उस मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कहते हैं। इसको भी समझ लीजिएगा दोस्तों। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, जैसे दोस्तों कोई वस्तु था 5 रुपये किलो था और वो मान लीजिए 6 रुपये किलो हो गया है, तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन हुआ है, जैसे मान लीजिए जब 5 रुपये किलो था तो इसे 15 किलो बिक जाता था रोज, और जब 6 रुपये किलो हो गया तो 10 ही किलो बिक रहा है। तो इसकी मांग में जो परिवर्तन हुआ है, उस मांग को मांग की लोच कहते हैं। उसी मांग को मांग की लोच कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को मांग की लोच समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के द्वितीय सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से मैसेज करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। जय हिंद।